जावलपुर में बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग सवार बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल थी जिसके पर खच्चे उड़ गए। बाइक सवार बुजुर्ग कई फीट दूर जाकर गिरा और हादसे में बुजुर्ग को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी बाद में मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 28 पर हुआ, जहां पर बुजुर्ग सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। कट पर जैसे ही उन्होंने बाइक मोड़ी, दूसरी तरफ से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद से कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एमपी के इंदौर में एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप पर खड़ी कार, उसमें अचानक आग लग गई, जिसके बाद से हड़कंप मचा। पेट्रोल पंप कर्मी वहां से भाग निकले और पास ही खड़े दूसरे पंप कर्मी ने आग बुझाने के लिए गैस से काबू पाने की कोशिशें की। एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद आग बुझ गई, लेकिन बाद में ड्राइवर ने बस को हटा लिया और वहां से कुछ दूर जाकर खड़ी की। बस खड़ी करते ही फिर से उसमें आग भड़की और पूरी की पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। और ये बस हरदा से इंदौर जा रही थी और बस में जब आग पहली बार लगी तो उसमें 25 यात्री सवार थे, जिन्हें आनंद फानंद में नीचे उतारा गया, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर को उतरने में थोड़ी सी देर हुई, जिसकी वजह से वो दोनों झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में तांगा दौड़ करवाना आयोजकों के लिए महंगा पड़ गया। सेंट्रल दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू रोड पर कुछ लोग तांगा रेस करवा रहे थे। सड़क पर दो तांगे वाले और अगल बगल चीयर्स करते हुए लोग चल रहे थे। ये रेस जवाहरलाल नेहरू रोड से राजघाट की तरफ बढ़ रही थी। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि यहां पर तांगा रेस चल रही है। पुलिस दिल्ली गेट से दरियागंज की तरफ बढ़ रही थी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, तांगों को रोक लिया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों पर ट्रैफिक नियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी ने दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसके बाद से दुकानदार ने भी पुलिसकर्मी पर उल्टा हमला कर दिया और पीट दिया। आरोप है कि पुलिस वाले ने हाथ में बियर की बोतल ली हुई थी, जिसके बाद वो दुकानदार से नमकीन का पैकेट मांग रहा था। लगातार मांग रहा था, लेकिन दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिपाही ने दुकानदार पर हमला कर दिया और बदले में दुकानदार ने भी पुलिस वाले को पीट दिया। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया। कुश्ती खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होने से रेसलर्स नाराज हैं। पहलवानों ने खेल मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी जताई। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ब्रजभूषण सिंह गोंडा की कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। जनवरी के महीने में कुश्ती खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ने जांच रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में एक नाबालिग भी है। उसने दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण सिंह की शिकायत भी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा कि आखिर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से शुरू हुआ इनका वीडियो ऑडियो का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी कड़ी में बरेली जेल से जुड़ा हुआ एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड की पूर्व में रची गई साजिश से जोड़ा जा रहा है। बरेली जेल का यह वीडियो 11 फरवरी 2023 का। इस वीडियो में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 4 आरोपी जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जेल के गेट के भीतर सबसे पहले गुलाम मोहम्मद दाखिल हुआ, उसके पीछे गुड्डू मुस्लिम, फिर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और फिर असद भीतर गया। कुल 9 लोग इनके साथ अशरफ से मुलाकात करने के लिए बरेली जेल में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अशरफ की इन सभी से मुलाकात के दौरान जेल से एक व्हाट्सएप कॉल की गई और उसी दिन अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड की पटकथाली की और महज 13 दिनों के बाद 24 फरवरी को असद समेत इन शूटर्स ने उमेश पाल की हत्या कर दी। बरेली जेल में अशरफ और अतीक के गुर्गों के लिए माहौल किस कदर मुफीद था, ये वीडियो में इस बात पर साफ दिखाई दे रहा है। तस्दीक भी करता है वीडियो। और असद के साथियों संग जेल पहुंचने पर पहले जेल के भीतर एक पुलिसकर्मी इन्हें गेट पर लेने के लिए पहुंचता है। बाहर से दूसरा पुलिसकर्मी पहले गेट के भीतर दाखिल होता है और भीतर खड़े पुलिसकर्मी से वो कुछ कहता है। तभी गुलाम, गुड्डू, उस्मान और असद समेत 9 लोग जेल के भीतर दाखिल हो जाते हैं। सभी के भीतर आ जाने पर बाहर से आया पुलिसकर्मी भी इनके साथ अशरफ के बैरक की तरफ बढ़ता है और इस मामले में अशरफ के साले लल्ला गद्दी और जेल के 2 सिपाहियों समेत 11 लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। अतीक अहमद की हत्या को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ खुलासे ही नहीं, राजनीति भी जबरदस्त है। बीजेपी के नेता माफिया ब्रदर्स की हत्या को कर्मों का फल बताने में जुटे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर पलटवार किया।
इस बार कमान संभाली है समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने। बर्क यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने इस हत्याकांड के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बर्क ने कहा कि बिना सरकार की रजामंदी के इस तरह की हत्या नहीं हो सकती। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हत्याकांड पर पर्दा डालने के लिए सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने एक सभा में कहा था कि विपक्षी नेताओं ने अतीक की हत्या करवाई क्योंकि वो विपक्ष का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला था। इसी पर पलटवार करते हुए बर्क ने कहा कि विपक्ष का अतीक से कोई वास्ता नहीं है। प्रयागराज के मंडलीय अस्पताल में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। तो फिर कैसे मारा गया? बगैर इनके इशारे पर नहीं, इनके आदमी हैं, होंगे वो। विपक्ष पर, सारी विपक्ष का इससे कोई ताल्लुक नहीं। विपक्ष उनके ना कोई खिलाफ था और ना कोई विपक्ष से उनकी कोई लड़ाई थी। वो तो जो कुछ भी करा इन्होंने किया, ये उसके पीछे पड़े हुए थे। खालिस्तानी अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। अब अमृतपाल से पूछताछ की तैयारी है। आईबी और रॉ की टीम अमृतपाल से पूछताछ करने के लिए डिब्रूगढ़ जा सकती है। खालिस्तानी की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में अलर्ट है। 18 मार्च से पुलिस को उसकी तलाश थी। वो लगातार भेष बदल कर छुपता रहा, लेकिन मोगा में पुलिस ने उसे धर दबोचा। अमृतपाल के घर वालों ने उसका बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा निर्दोष है। वो तो युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करता है। अमृतपाल के घर वालों ने कहा कि उसे गर्व है कि उसके बेटे ने सरेंडर किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अमृतपाल के समर्थन में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। एसजीपीसी की मांग है कि अमृतपाल के परिवार वालों को डिब्रूगढ़ में उससे मिलने दिया जाए। खालिस्तानी की मां बलविंदर कौर ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। कर्नाटक में आज राहुल गांधी किसानों से संवाद करेंगे। किसान संवाद कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और इसी के तहत राहुल गांधी गन्ना किसानों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। किसान संवाद के बाद राहुल गांधी युवा संवाद भी करेंगे, जिसमें कर्नाटक के युवाओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे। संत बसपाना का नाम लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ बसपाना का नाम लेती है, उनके दिखाए रास्तों पर चलती नहीं। राहुल गांधी ने ये कहा कि कर्नाटक सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। बसवाजी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया और ये सच्चाई है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। और अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, अधिकार आए, तो उसमें जो नींव रखी गई थी बसवाजी जैसे लोगों ने रखी थी। कर्नाटक चुनाव में प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह मैसूर में अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रचार शुरू करने से पहले वो चामुंडेश्वरी देवी मंदिर भी जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। 2 बजे रोड शो करेंगे। 2 रोड शो भी उनके करने का कार्यक्रम है और अमित शाह का पहला कार्यक्रम कामराज नगर तो दूसरा हसन में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चिक्काबल्लापुर में और बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे। एमपी के रेवा में प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज पंचायती राज दिवस है। आज ही के दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसने देश भर में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रीवा में पीएम मोदी स्वामित्व कार्ड का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी केरल रवाना होंगे। यहाँ कोच्चि में वो एक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी युवाओं के एक सम्मेलन में शामिल होंगे।
2024 को लेकर विपक्षी गोलबंदी जारी है। बीजेपी के सामने तीसरे मोर्चे को तैयार करने एक बड़ा निर्णय होगा, लेकिन इस बीच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बीड़ा उठाया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज अखिलेश यादव से मुलाकात करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार का प्लान सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात का भी है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद पवार से भी नीतीश और तेजस्वी मुलाकात कर चुके हैं। हर मीटिंग का मुद्दा एक ही होता है कि कैसे करके भी 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। विपक्ष की इस गोलबंदी को बीजेपी महाठगबंधन बता रही है। महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने यह ऐलान किया। बस 15 से 20 दिन की बात है और इसके बाद शिंदे सरकार गिर जाएगी। क्या महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक अस्थिरता आने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है? उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की गठबंधन सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की गठबंधन सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। राउत ने दावा किया कि 15 से 20 दिन के अंदर एकनाथ की सरकार जाने वाली है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो गया है, बस तारीख का ऐलान बाकी है। इससे पहले भी संजय राउत ने भविष्यवाणी की थी कि फरवरी में शिंदे की सरकार गिर जाएगी, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। इस पर राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार को लाइफलाइन दे रही है, वरना गिर गई होती। संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता राम शिंदे ने कहा कि संजय राउत का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो झूठी बातें फैला रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राउत मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि चर्चा में बने रहे। दरअसल उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले सीएम पद गया और फिर पार्टी भी शिंदे गुट ने छीन ली। अब उद्धव गुट चुनावी तैयारी में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट पड़ गई। अजीत पवार और शरद पवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब शरद पवार को डर सता रहा है कि कहीं शिवसेना जैसा हाल उनका ना जाए। अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने की चर्चाओं के बीच शरद पवार के तेवर बदल गए हैं। अमरावती में उन्होंने कहा कि जो अगर अजीत पवार को एनसीपी से तोड़ने की कोशिश करता है, ये तो उनकी रणनीति है, वो करें। हमें जो करना है हम करते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ये पब्लिक फोरम में नहीं बता सकते। दरअसल शरद पवार ने कहा कि वो 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, बाकी लोगों को जो करना है करें। पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने की खबरें उड़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस बिना बहुमत के सीएम बन गए थे, तब भी अजीत पवार ने बिना शरत से पूछे उनको समर्थन कर दिया था। हालांकि सुप्रिया सुले ने अजीत की वापसी करवा दी थी, लेकिन अब फिर से एनसीपी में दरार की खबरें हैं। शरद पवार को डर ये भी है कि उनका शिवसेना जैसा हाल ना हो जाए। पटना के बिहटा में शराब और खनन माफियाओं ने आबकारी अधिकारियों पर हमला कर दिया। शराब माफिया को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग की एक टीम बिहटा गई हुई थी और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इससे पहले कि आरोपियों को लेकर थाने में पहुंचते, खनन माफियाओं ने हमला कर दिया और सभी आरोपियों को छुड़ाकर भागे। माफियाओं के संगठित होने में अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। मद्य निषेध विभाग पर हमले की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से पुलिस की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमले में घायल इंस्पेक्टर को और अन्य कर्मचारियों को अस्पताल में भिजवाया गया है। कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर खनन माफियाओं ने एक महिला अधिकारी पर हमला कर दिया था।